में सरकारी कामकाज ठप हो गया है, तो क्या ट्रंप की नीतियां अब फेल होती जा रही हैं? क्या उन पर ही बैकफायर करने लगी हैं उनकी ही नीतियां, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? और क्या है फंडिंग बिल जिसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है, बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ योगी बाबा का भौकाल ऐसा है कि उनके राज में यूपी का क्राइम ग्राफ पूरी तरह नीचे आ रहा है। बाबा के डर के खौफ में आ गए हैं यूपी के बदमाश। तो क्या है इसके पीछे की जीरो टॉलरेंस की नीति, और क्या कहते हैं आंकड़े, जानेंगे इसे भी। और इसके अलावा पवन सिंह की वापसी क्या संकेत दे रही है? क्या ये आरके सिंह की बगावत का जवाब है, या फिर है कोई एनडीए का मास्टर स्ट्रोक? इसे भी समझेंगे आज के शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रधान शो और मैं हूं निवेदिता। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में लगे सरकारी शटडाउन की, जिससे सरकारी कामकाज ठप हो गया है। शटडाउन का हो गया है, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंडिंग बिल को पास नहीं करा पाए। अब सरकार के पास अपने कर्मचारियों की सैलरी और खर्च के लिए पैसा नहीं है। तो आखिर ये शटडाउन है क्या, क्यों हुआ ऐसा, और इससे ट्रंप को फायदा होगा या नुकसान? आइए समझते हैं इसे विस्तार से। सबसे पहले देर रात मंगलवार को अमेरिकी सीनेट में फंडिंग बिल पर वोटिंग हुई। बिल के समर्थन में 55 और विरोध में 45 वोट पड़े, लेकिन बिल पास कराने के लिए 60 वोट जरूरी थे। रिपब्लिकन पार्टी के पास पर्याप्त समर्थन नहीं था और विपक्षी डेमोक्रेट्स ने बिल के खिलाफ वोट किया। 100 सदस्यों वाली सीनेट में 53 रिपब्लिकन, 47 डेमोक्रेट्स और 2 निर्दलीय सांसद हैं। हालांकि निर्दलीय दोनों सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया, लेकिन फिर भी बिल अटक गया। और इसी वजह से अब अमेरिका में 2019 के बाद पहली बार सरकारी शटडाउन लागू हो गया है। तो चलिए अब समझते हैं कि शटडाउन होता क्या है। दरअसल अमेरिका में हर साल सरकार को अपना बजट पास कराना होता है, और संसद सहमत नहीं होती तो फंडिंग बिल पास नहीं होता, और सरकारी कामकाज के लिए मिलने वाला पैसा रुक जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि कई सरकारी विभागों को फंड नहीं मिलते और गैर जरूरी सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। इसे ही सरकारी शटडाउन कहते हैं। अब सवाल है कि इस बार टकराव किस मुद्दे पर हुआ? तो वजह है हेल्थ केयर प्रोग्राम। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि ओबामा हेल्थ केयर की सब्सिडी बढ़ाई जाए, जिससे आम लोगों को स्वास्थ्य बीमा सस्ता मिल सके। लेकिन रिपब्लिकन को डर था कि अगर सब्सिडी बढ़ी तो सरकार को और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिससे बाकी कामकाज प्रभावित होगा। इसी मुद्दे पर दोनों दलों में सहमति नहीं बन पाई। शटडाउन का असर सीधे 9 लाख सरकारी कर्मचारियों पर पड़ सकता है। कई लोगों को जबरन छुट्टी पर भेजा जाएगा और कईयों की सैलरी रुक सकती है। ट्रंप ने इसका ठीकरा सीधे डेमोक्रेट्स पर फोड़ा है। शटडाउन के दौरान राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वे तय करें कि कौन सी सेवाएं जरूरी हैं और कौन सी गैर जरूरी। ट्रंप प्रशासन डिफेंस और इमिग्रेशन को जरूरी बता सकता है। शटडाउन ट्रंप के लिए एक राजनीतिक हथियार भी है, वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा लंबा चला तो आर्थिक नुकसान होगा। अमेरिका में पिछले 50 सालों में 20 बार शटडाउन हो चुका है। साल 2019 में ट्रंप के कार्यकाल में शटडाउन 35 दिन चला था, जिसमें अमेरिकी इकोनॉमी को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। और साल 2013 में तो हाल ये था कि 8,891 किलोमीटर लंबी कनाडा सीमा की देखभाल सिर्फ एक शख्स कर रहा था, क्योंकि बाकी कर्मचारी छुट्टी पर भेज दिए गए थे। और साल 2018 में हालात इतने बिगड़े कि एयरपोर्ट पर ही कर्मचारी काम पर नहीं आए और कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। यानी अमेरिका में इस बार का शटडाउन कितना लंबा चलेगा और इसका असर ट्रंप की राजनीति पर कैसा होगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन एक बात तो तय है, और वो ये कि ट्रंप जो सोच कर चालें चल रहे हैं, वो पूरी दुनिया क्या अमेरिका के ही नेताओं को पसंद नहीं आ रही? तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बार बार शटडाउन होगा तो अमेरिका ग्रेट कैसे बनेगा? सीएम योगी आदित्यनाथ की कानूनी व्यवस्था की चर्चा तो देश ही नहीं विदेशों में भी होती है। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगी है। अपराधी पकड़े गए हैं और बड़े स्तर पर सुधार देखने को मिला है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार हुआ है।
देश के सबसे बड़े राज्य में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रही, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर कई प्रमुख राज्यों से काफी नीचे है। इतना ही नहीं, प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की संख्या शून्य रह गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शी शासन और त्वरित कार्रवाई की वजह से अपराधों में लगातार कमी आई है। रिपोर्ट बताती है कि देश भर में 2023 में 1 लाख की आबादी पर औसतन 448 अपराध दर्ज हुए थे। लेकिन यूपी की बात करें तो 23 करोड़ जनसंख्या पर 335 रहा, जो अपने आप में ये बड़ा सबूत है। इन आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधों पर कसी लगाम का असर है। पिछले 7 वर्षों में अपराधों पर काबू पाने के लिए अलग अलग तरह की नीतियां अपनाई गई, जो कि सफल साबित हुई हैं। देखा जाए तो यूपी जैसे राज्य में कुल अपराधों की संख्या में 25% तक की गिरावट आना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये राष्ट्रीय औसत से 1/4 कम है। महिला हिंसा की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में यूपी ने अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य में प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध दर 58.6% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 66.2 है। ये आंकड़ा उससे भी कम है। 66,381 मामले दर्ज होने के बावजूद ये दर दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों से काफी नीचे है। एनसीआरबी डेटा से पता चलता है कि यूपी 28 राज्यों में 13वें स्थान पर है, जबकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में 17वें क्रम पर। जानकार बताते हैं कि अपराध में इस तरह से ये कमी सख्त कानूनी कार्रवाई का नतीजा है। राज्य सरकार की मिशन शक्ति जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आगे आने का हौसला दिया, जिससे घरेलू हिंसा और दहेज जैसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चार्जशीट दाखिल करने की दर 77.6% रही, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊंची है। यूपी में सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों की संख्या शून्य बताई गई है। ये आंकड़ा 2017 से चली आ रही जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करता है। विपक्ष के आरोपों के बावजूद ये डेटा विपक्ष को आईना दिखाने के लिए काफी है, जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि भी करता है। मुख्यमंत्री योगी भी कहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव प्राथमिकता है। आंकड़े साबित करते हैं कि यूपी में अब शांति का प्रतीक बन चुका है। देश भर में सांप्रदायिक दंगों के 272 मामले दर्ज हुए, जिसमें मध्य प्रदेश 68, बिहार 60 और झारखंड 46 शीर्ष पर रहे। यूपी का शून्य आंकड़ा अन्य राज्यों के लिए मिसाल है। हालांकि विपक्ष ने आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन ये डेटा उत्तर प्रदेश की प्रगति का आईना है। चलिए अब बात करते हैं पावर स्टार और सांसद रहे पवन सिंह की राजनीति में वापसी की, जिसने बिहार चुनाव से ठीक पहले सियासी हलचल मचा दी है। बीजेपी और एनडीए की रणनीति में पवन सिंह की एंट्री किस तरह से गेम चेंजर साबित हो सकती है। मंगलवार को पवन सिंह बिहार लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आवास पहुंचे। ये वही कुशवाहा हैं जो अब तक पवन सिंह की एनडीए में वापसी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि पिछले चुनाव में आरा सीट से उनकी हार की वजह पवन सिंह को ही माना गया था। हालांकि मंगलवार को तस्वीर बदली। पवन सिंह ने कुशवाहा के पैर छुए और दोनों ने गले मिलकर राजनीति में नई दोस्ती का ऐलान कर दिया। यानी साफ है कि अब दोनों पुराने गिले शिकवे भुलाकर साथ काम करेंगे। पवन सिंह की वापसी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि कुछ ही दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बगावत कर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। आरके सिंह आरा सीट से सांसद रहे हैं और उनकी नाराजगी ने इस सीट को अनिश्चित बना दिया था। ऐसे में बीजेपी ने पवन सिंह को सामने लाकर न सिर्फ आरके सिंह का विकल्प तैयार कर लिया, बल्कि राजपूत वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। कुशवाहा से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। लगातार हुई इन बैठकों ने यह साफ कर दिया कि पवन सिंह बीजेपी के साथ अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर चुके हैं। बीजेपी का ये दांव सीधे शाहाबाद और मगध इलाके की 24 से 25 विधानसभा सीटों पर असर डाल सकता है। आरा, बक्सर, रोहतास और कैमूर को मिलाकर बने इस क्षेत्र में 2020 में बीजेपी को 11, आरजेडी को 10 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थीं। पार्टी का मानना है कि पवन सिंह की स्टार पावर से यहां 3 से 4% वोटों की बढ़ोतरी हो सकती है, जो हार जीत का अंतर तय कर सकती है।
अब चूंकि पवन सिंह खुद राजपूत समाज से आते हैं, इसलिए उनकी एंट्री को बीजेपी राजपूत वोट बैंक को साधने की रणनीति मान रही है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये पूरी कवायद उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करने की साजिश है। तो कुल मिलाकर पवन सिंह की एनडीए में री एंट्री ने बिहार चुनाव की सियासत को गरमा दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या भोजपुरी स्टार का जादू वोटों में बदल पाएगा? क्या वो बीजेपी और एनडीए की कमजोर कड़ी को मजबूत बना पाएंगे? तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।